अब क्या चाहते हो? ध्रुव ने बिल डेस्क पर जाकर कहा। मुझे लगता है कार्तिक ने अभी तक अपना बिल पे नहीं किया है। ध्रुव ने कार्तिक का बिल निकलवाया और कैशियर को बिल देकर कार्तिक के पास भेजा। बिल देखकर कार्तिक गुस्से में बोला, केवल 60,000 रुपए? इतना कहकर कार्तिक ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर कैशियर की तरफ फेंकते हुए कहा। इसे ले लो। कैशियर ने अपनी मशीन में कार्ड स्वाइप किया और थोड़ा मुंह बनाकर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर, आपके कार्ड में पैसे नहीं है। ये नामुमकिन है। कार्तिक ने जैस्मिन के ऊपर 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे। कैशियर ने फिर से चेक किया तो पता चला कि कार्ड को फ्रीज कर दिया गया है, पर कार्तिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके पास कई बैंक्स के कार्ड्स थे। पर लगभग सभी कार्ड्स को ट्राई करने के बाद भी वो किसी भी कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहा था। आखिर क्या परेशानी है? ये नामुमकिन है। कार्तिक के चेहरे पर बेचारगी और मायूसी छाई हुई थी। कार्तिक को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर पूछा, डैड, मैं किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? फोन उठते ही कार्तिक ने गुस्से में कहा, पर दूसरी साइड से उसके पापा भी परेशान ही लग रहे थे। कार्तिक की बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए कहा, मुझसे बात मत करो और कोई कॉल भी मत करना, घर में पुलिस आई है। कार्तिक का गला सूख रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या बात है? क्या हुआ? और डैडी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया था। कार्तिक खुद भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसके घर में जो पैसे आ रहे हैं वो ईमानदारी के नहीं है। पर कार्तिक खुद ही हमेशा से लोगों को बताता फिरता था कि उसके पापा के पीछे कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर ऐसा ना होता तो कार्तिक की फैमिली इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोजीशन तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि इस समय कार्तिक के पास भी इतना समय नहीं था कि वो अपने पापा के बारे में सोचे। इस समय वो गैलेक्सी बार के बिल डेस्क पर खड़ा था और उसका कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा था, और अगर उसने बिल पे नहीं किया तो वो बार से बाहर नहीं निकल सकता था। कार्तिक ने अपने दोस्तों की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम लोग मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मैं कल तक तुम लोगों को दे दूंगा। अभी रुको जरा। कार्तिक अपने दोस्तों से पैसे उधार देकर अभी निकलने ही वाला था कि पीछे से ध्रुव ने आवाज लगाकर उसे फिर से रोक लिया। अब क्या है? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अभी तुमने मेरे सामने एक बोतल तोड़ी है। सही कहें तो बार की सारी बोतलें मैंने खरीद ली थी, पर तुमने उसे तोड़ दिया। क्योंकि तुमने इसे तोड़ा है तो तुम ही इसके पैसे भर दो। अब तक लगभग बार के सभी लोग ही ध्रुव और कार्तिक के पास खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। कार्तिक गुस्से में बोला, एक सड़ी सी बोतल कितने की होगी? आ जाओ, मैं अभी पे कर देता हूँ। अच्छी बात है। ध्रुव ने वेटर की तरफ इशारा किया जो अभी भी कांच के टुकड़े बटोर कर एक ट्रे में रख रहा था। ध्रुव का इशारा मिलते ही वेटर ट्रे लेकर सामने आया और बिल डेस्क की ओर बढ़ा दिया। कैशियर ने बोतल के टुकड़े उठाकर हैरानी से ध्रुव की तरफ देखा, फिर कार्तिक की तरफ देखकर बोला, जो बोतल टूटी है उसका नाम है मैकेलन। ये 1955 की है। इसकी कीमत। इतना कहकर कैशियर ने प्राइस टैग कार्तिक को दिखाते हुए बारकोड स्कैन कर कहा, 66,66,666 रुपए। बोतल की कीमत सुनकर लोग हैरान थे। ये बोतल इस बार की सबसे महंगी बोतल थी जिसे गैलेक्सी बार ने बहुत सजा कर रखा था। हैरत की बात यह थी कि ये बोतल कार्तिक के ठीक सामने की बोतल में लावारिस किसने रख दी थी। शायद यही कारण था कि कैशियर ने बोतल को देखने के बाद पहले ध्रुव की तरफ देखा, फिर कार्तिक की तरफ। कुछ लोग अभी भी अपने मोबाइल से इस टूटी बोतल की फोटो ले रहे थे। कुछ लोग इस बोतल के बारे में सर्च कर रहे थे जिसमें कार्तिक का एक गुर्गा भी था। उस बोतल के दाम सुनकर कार्तिक के होश उड़ गए थे। उसने 66 लाख रुपीस की शराब की बोतल तोड़ दी थी और उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। कार्तिक पागलों की तरह चीख रहा था। ये इतनी महंगी कैसे हो सकती है? कार्तिक की बात को अनसुना कर ध्रुव ने कैशियर से पूछा, पर मैं जान सकता हूँ कि कार्तिक पैसे कैसे देगा? और ध्रुव को जवाब मिला, शराफत से या मार खाकर। भले ही आज सवेरे तक ध्रुव गैलेक्सी बार का वो वेटर था, पर अभी ध्रुव इस पार्टी का होस्ट था। कैशियर ने ध्रुव की तरफ मुस्कुराकर देखकर कहा, चिंता मत करो, हमारे पास कई तरीके हैं पैसे वसूलने के। डर से कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं। वो डर और गुस्से से चिल्लाया, इस बोतल के पैसे मैं क्यों भरूं? मैंने तो इसे चखा तक नहीं है, ना मैंने इसे ऑर्डर ही किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पैसे मेरे पर डालने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? और क्या तुम्हें पता भी है मैं किस फैमिली से आता हूँ? अब तक बार में खड़े बाउंसर भी आ चुके थे। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और तुम्हारे बाप कौन है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुमने इसके पैसे 2 दिन के अंदर नहीं भरे तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, समझ गए? इतना कहते ही बाकीपर ने एक घूंसा सीधे कार्तिक के चेहरे में जड़ दिया। क्या कार्तिक का फैमिली बैकग्राउंड भी काम नहीं आने वाला? क्या पुलिस अपने आप आई है या भेजी गई है? कैसे कर पाएगा कार्तिक इतनी बड़ी पेमेंट? तुम चाहो तो यहाँ काम करके सारा पैसा पे कर सकते हो। इस तरह 66 लाख रुपए कमाने में तुमको ये जिंदगी आराम से लग ही जाएगी। वैसे भी
तुम अभी जवान हो। ध्रुव ने कार्तिक को देखकर तेज आवाज में कहा। कभी कार्तिक ध्रुव को भी ऐसे ही रोज तिल तिल कर मारता था। कार्तिक ने ध्रुव के साथ जो कुछ भी किया था उसे देखते हुए ध्रुव का रिवेंज बहुत ज्यादा था। ऑब्वियसली लोगों के घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से कुचलकर खत्म करने में ध्रुव को एक अजीब सा मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये एक नशा है जिसका वो आदी होता जा रहा था। तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, तुम मुझे किस बात के लिए वेट करने को कह रहे हो? तुम्हारे पापा ने अपने इन्वेस्टर से 6 करोड़ का फ्रॉड किया था और अब तक उनको अरेस्ट कर लिया गया होगा और उनको उम्र कैद की सजा से कोई नहीं बचा सकता। तुम अपने बाप के बिना कुछ नहीं हो कार्तिक। यू आर फिनिश्ड। ये शब्द कहते वक्त ध्रुव के दिल में बहुत ठंडक पहुंच रही थी। वहीं कार्तिक हैरान था कि ध्रुव को यह सब कैसे पता। ध्रुव को अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और 1 घंटे में कार्तिक की पूरी फैमिली चौपट हो चुकी थी। शहर के सबसे पैसे वाले लोगों में से एक शख्स को चौपट करने में केवल 1 घंटा लगा। ध्रुव ने गरीबी में जन्म लिया था। वो जानता था कि बगैर पैसों के सर्वाइव कैसे किया जाता है, पर कार्तिक को यह सब सीखने में अभी पूरी जिंदगी लग जाएगी। ध्रुव एक टेबल में बैठा और एक महंगी शराब लेकर पीने लगा। नॉनसेंस, तुम जानते नहीं हो मेरे पापा के पीछे किन लोगों का हाथ है। उनको बाहर आने में केवल 1 मिनट लगेगा। कार्तिक को ध्रुव की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो गुस्से में ध्रुव की बातों को सुनकर बोला। ध्रुव ने मैकैलन 1955 की एक और बॉटल बार काउंटर से निकाली। कार्तिक को देखकर बॉटल तोड़कर कार्तिक के सिर पर उड़ेल दी। इसे चख लो कार्तिक, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी शराब है। आज के बाद तुमको कभी इतनी महंगी शराब चखने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद ध्रुव ने इशारा किया और बार के बाउंसर्स ने कार्तिक को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ध्रुव को इस बार में काम करने की जरूरत नहीं थी और ध्रुव को लगा अब उसे अपनी आइडेंटिटी छिपाने की भी कोई जरूरत नहीं रही। ध्रुव फिर से अपनी टेबल में आकर शराब पीने लगा। अभी ध्रुव ने कुछ पेग लिए ही थे कि जैस्मिन भी वहां आ गई। जैस्मिन काफी देर तक अपने प्राइवेट रूम में कार्तिक का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक वो नहीं आया तो जैस्मिन को फाइनली बाहर आना पड़ा। वो कार्तिक को लेकर बहुत परेशान थी। ध्रुव की नजरों में जैस्मिन कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, पर इस इंसिडेंट के बाद उसे देखने का नजरिया ही बदल गया था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार एक सड़क छाप लड़की थी। उसे पैसों के अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। जैस्मिन ध्रुव को देखकर उसके पास आकर बोली, कार्तिक कहाँ है? ध्रुव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, वो तो गया। यहाँ क्या हुआ था इसका शायद जैस्मिन को कुछ अंदाजा हो गया था या किसी ने उसे बता दिया था। इसलिए जैस्मिन ने ध्रुव से कहा, अब ध्रुव, तुम यहाँ ऐसे बैठकर क्यों पी रहे हो? मुझे लगता था तुम मुझे चाहते हो, पर तुम अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद करने में लगे हो। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हंस दिया। मेरे पीने से तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अपने पैसों से पी रहा हूँ। क्या ये कार्तिक से बेहतर नहीं है जो अपने बाप के पैसों से रोब झाड़ता था? ध्रुव की बात सुनकर जैस्मिन ने जो कुछ सुना था वो कह दिया। सच में? क्या तुम सच में अपने पैसों से पी रहे हो? अगर सच में हिम्मत है तो सबके सामने एडमिट करो कि तुमने पैसे चोरी किए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारी जैसे लड़के को देखकर काफी नाराज होगी। इतना कहकर जैस्मिन बार से बाहर जा रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हैरान था। ये पैसों की चोरी की बात कहाँ से आ गई? और जैस्मिन माँ का नाम क्यों ले रही थी? क्या कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है? इसलिए ध्रुव ने जैस्मिन से पूछा, क्या बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जैस्मिन ने नाराजगी के साथ ध्रुव को देखकर कहा, ध्रुव, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। तुमने अलीशा के पैसे चुराकर अपनी माँ को शॉपिंग कराई, अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने घटिया इंसान होंगे। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अलीशा कहाँ से आ गई और ये बातें कौन फैला रहा है। अलीशा जैस्मिन की सहेली थी। जब जैस्मिन और ध्रुव साथ में थे तब से अलीशा ध्रुव को नीचा दिखाने की कोशिश करती आ रही थी। जैसे ही अलीशा ध्रुव को देख लेती थी वैसे ही उसका पारा चढ़ जाता था। उसे ध्रुव जरा भी पसंद नहीं था और वो हमेशा ही पीठ पीछे ध्रुव की बदनामी करती आ रही थी। अलीशा ध्रुव के बारे में क्या सोचती है ध्रुव अच्छे से जानता था, पर इस बार अलीशा ने हद पार कर दी थी। अलीशा ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। जैस्मिन के जाने के बाद ध्रुव ने अलीशा को फोन लगाया। ध्रुव, तुम्हारे जैसा चोर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा हुआ जैस्मिन ने तुमसे दूरी बना ली। तुम्हें तो यूनिवर्सिटी के बेसिक एटिकेट्स भी नहीं पता है। तुम घटिया इंसान हो ये तो मुझे पता था, पर तुम चोर भी होगे ये पता नहीं था। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने पूछा, मैंने तुम्हारे कौन से पैसे चुराए? जरा ठीक से बताओ। ध्रुव ने गुस्से में दांत पीसते हुए अलीशा से बोला, तो इस पर अलीशा ने जवाब दिया, तुम कितने घटिया इंसान हो, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए हैं। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव परेशान था। माँ का इन सबसे क्या लेना देना? माँ ने अलीशा को पैसे क्यों दिए और उनके पास ये पैसे कहाँ से आए? जब वो यूनिवर्सिटी में आई थी
तो उनके पास केवल 4,000 रुपए थे। उधर अलीशा बोले जा रही थी, मैंने तुम्हारे जैसा नालायक इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने हॉस्पिटल से वापस आकर मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए। पता नहीं वो कहाँ से लेकर आई होंगी। तुम जरा खुद को देखो, इन पैसों से तुम बार में बैठकर शराब कैसे पी सकते हो? ये क्या कह रही थी जैस्मिन? ध्रुव ने चोरी की थी और माँ हॉस्पिटल में क्यों गई थी? हॉस्पिटल का नाम सुनकर ध्रुव चौंक गया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी माँ के पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी और ध्रुव की फैमिली में लगभग सभी लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। ना ऐसा कोई था जो माँ को 40,000 रुपए दे दे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि माँ अपना खून बेचकर पैसे लाई हो। ये सोचकर ही ध्रुव को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। ध्रुव ने अलीशा का फोन काटा और तुरंत यूनिवर्सिटी की ओर चल दिया। उधर ध्रुव की माँ भी यूनिवर्सिटी से वापस जा रही थी। वो धीरे धीरे पैदल चलते हुए यूनिवर्सिटी गेट से बाहर जा रही थी और अलीशा उनको बाहर तक छोड़ने आई। उधर माँ अलीशा को समझा रही थी, देखो बेटा, प्लीज ध्रुव के लिए दिल में कोई बैर मत रखना। मैं जानती हूँ मेरा बेटा इस तरह का नहीं है, पर वो मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता था। बस उसे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें ये 3,000 रुपए और देती हूँ, पर मुझसे वादा करो बेटा कि तुम किसी से ये नहीं कहोगी। ध्रुव की माँ जानती थी कि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी। यहाँ काफी बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। ध्रुव ने जो भी गलती की हो, पर ध्रुव को यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। भले ही ध्रुव ने चोरी की हो, पर माँ अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अलीशा ने पैसे ले लिए, पर अभी भी वो नाराज लग रही थी। पैसे अपने पर्स में रखने के बाद अलीशा ने कहा, बेहतर होगा कि आप ध्रुव को समझाइए, वो काफी आगे जा चुका है। इतना कहकर अलीशा वापस जाने वाली थी कि तभी ध्रुव आ गया। ध्रुव को देखते ही अलीशा भड़क उठी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा होता कि तुम मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग लेते और दोबारा ऐसा कुछ न करने की कसम खाते तो मैं तुम्हें माफ। अभी अलीशा आगे कुछ कहती कि ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप! ध्रुव इतनी जोर से चिल्लाया था कि आसपास खड़े लोग भी उन तानों की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे उस जगह भीड़ बढ़ने लगी थी। जब ध्रुव की माँ ने देखा कि चारों ओर भीड़ बढ़ने लगी है तो वो डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बारे में जाने। वो ध्रुव को लेकर एक तरफ हो गई और बोली, इस बारे में कोई बात मत करो, मैं तुमसे घर पहुंचकर बात करूंगी। ध्रुव गुस्से में बोला, पर माँ मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। फिर ध्रुव अलीशा के पास जाकर बोला, तुमने कहा मैंने पैसे चुराए हैं, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस है? क्या अलीशा को अपनी बात प्रूफ करनी होगी? उसने कह दिया इतना काफी नहीं है? क्या ध्रुव को पता नहीं कि वो कितनी गरीब फैमिली से आता है? अलीशा के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। अलीशा आज झूठे घमंड में जी रही थी। आज उसके सामने ध्रुव खड़ा था। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ध्रुव उससे आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। तो खुद को बचाने के लिए अलीशा बोली, ध्रुव, मैंने तुम्हें बचने का एक मौका दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ से सिंपैथी थी, पर मुझसे माफी मांगना तो दूर, तुम मुझ पर ही दबाव बना रहे हो। चलो अभी स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस, वहाँ चलकर ही बात करते हैं। अलीशा अपने स्टेटस का फायदा उठा रही थी और उसे लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस में जाने का नाम लेकर ध्रुव को डरा लेगी। ध्रुव दिल से साफ इंसान था जो आमतौर पर लड़कियों से इस तरह बीच में सड़क में खड़ी होकर बहस करने से बचता था, पर आज उसकी माँ के सामने कोई उसे चोर कहे तो वो चुप नहीं रह सकता था। ध्रुव ने गुस्से में कहा, हमें स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ मैंने तुम्हारे कितने पैसे चुराए हैं। अलीशा को लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस का नाम सुनकर ध्रुव डर गया है। अलीशा ने कहा, 40,000 रुपए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पैसे वापस कर पाओगे? अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, तो तुमको लगता है कि तुम्हारे पैसे चुराकर मैंने अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदे, करेक्ट? ध्रुव का सवाल सुनकर अलीशा मुंह बनाकर बोली, ऑफ कोर्स, सब जानते हैं, तुमको भी और तुम्हारी फैमिली को भी। तुम्हारी माँ ने जो कपड़े पहने हैं ना, वो उनकी हैसियत से ज्यादा लग रहे हैं। तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? सभी जानते थे कि ध्रुव इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकता है। सभी ने उसे हमेशा ही साधारण कपड़ों में देखा था और आज अचानक से उसकी माँ काफी महंगे दिखने वाले कपड़े पहनकर आई थी। साफ लग रहा था कि ये कोई ब्रांडेड ड्रेस ही है। भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। पता नहीं कितना घटिया इंसान है, उसके पैसे चुरा कर अपनी माँ के लिए कपड़े खरीद कर लाया है। तमाशा बढ़ता जा रहा था और इसलिए भीड़ में ध्रुव के क्लासमेट्स भी थे। अलीशा आगे बोली, मेरे पर्स में 40,000 रुपए थे और क्लास में किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए और तुम क्लास से सबसे बाद में निकले हो। अलीशा भीड़ को सुनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया,
अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैंने जो कपड़े खरीदे हैं वो 40,000 रुपए से ज्यादा के हैं, तो क्या तुम मान लोगी कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा हैरान थी। वो 40,000 रुपए भी ज्यादा समझ रही थी, पर ध्रुव तो कह रहा था कि उसने कपड़े और भी ज्यादा महंगे लिए हैं। अलीशा हमेशा से ही ध्रुव को नीची नजरों से देखती थी। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया कि वो किसी भी ग्रुप में ध्रुव की बात काट देती थी। पीठ पीछे बुराई करना तो आम बात है, पर आज ध्रुव सबके सामने अलीशा को आईना दिखाने के मूड में था। मैं सबके सामने ये कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने जो कपड़े पहने हैं वो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर अलीशा जोर से हंसती। अलीशा जानबूझकर ध्रुव को चिढ़ाने के लिए इस तरह से हंस रही थी। अलीशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं तुम्हारी माँ की ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाई ना, तो मैं तुम्हारी माँ से लिए हुए सारे पैसे वापस कर दूंगी, ओके? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा अपना टेम्पर खो चुकी थी, पर ध्रुव के लिए इतना काफी नहीं था। अलीशा ने उसे कई बार बेइज्जत किया था, इसलिए इस बार ध्रुव उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। इसलिए ध्रुव ने अलीशा को छेड़ते हुए कहा, अगर तुमने गलत तरीके से पैसे लिए हैं तो वापस करने ही होंगे, पर तुमने तो गलत एलिगेशन लगाए हैं, उसका क्या? अलीशा हैसियत की बात सुनकर पहले से ही नाराज थी। अब ध्रुव की गलत तरीके से पैसे कमाने की बात सुनकर वो गुस्से से भड़क चुकी थी। अब क्या करेगी अलीशा? अलीशा को इसकी क्या सजा मिलने वाली थी? क्या ध्रुव बदला लेगा अपनी इस बेइज्जती का? ठीक है, अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं ना केवल तुम्हारे सारे पैसे वापस करूंगी, मैं अपने गाल पे खुद थप्पड़ मारूंगी। क्या तुम इससे अग्री करते हो? अलीशा ने ध्रुव पर गलत एलिगेशंस लगाए थे और ध्रुव ने इसके कॉम्पनसेशन पर सवाल किए, तो अलीशा ने खुद को थप्पड़ मारने की बात कही। अब ध्रुव को प्रूव करना था कि अलीशा गलत है। अलीशा की बात खत्म होती ही ध्रुव ने अपनी जेब से आज की गई शॉपिंग का बिल बाहर निकाला और सबको दिखाते हुए अलीशा की तरफ बढ़ाया। अलीशा ने जब बिल देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ध्रुव ने शनेल के 2023 स्प्रिंग कलेक्शन से अपनी माँ के लिए ड्रेस खरीदी थी और इस ड्रेस की कीमत 35 लाख रुपए थी। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ध्रुव ने सारे पैसे अपने कार्ड से पे किए थे और कोई भी डिस्काउंट नहीं लिया था। सारी ड्रेस उसने ओरिजिनल प्राइस पर खरीदी थी। रिसीट में शनेल का ऑफिशियल लेबल भी था और इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता था। अलीशा की नजरें अब ध्रुव की माँ के कपड़ों पर थी। अलीशा हैरान थी कि उसने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या ड्रेस वास्तव में इतनी महंगी थी कि अलीशा सच में अफोर्ड नहीं कर सकती थी? कपड़े तो छोड़ो, अलीशा ध्रुव की माँ के हाथ में टंगे बैग को भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसके अलावा सोचने की बात यह थी कि ध्रुव इसे कैसे खरीद सकता था। 35 लाख रुपए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किसी भी लड़की के लिए बहुत ज्यादा थे। अचानक पूरी भीड़ खामोश हो गई थी। क्या हुआ अलीशा को? वो एकदम से इतनी चुप क्यों हो गई? अलीशा, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? अलीशा, हमें बताओ आखिर क्या बात है? अगर ध्रुव ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोग अलीशा को सपोर्ट देने के लिए शोर मचा रहे थे। अलीशा एकदम पत्थर की तरह स्टैच्यू बनकर कभी बिल को तो कभी लोगों को तो कभी ध्रुव की माँ की ड्रेस को देख रही थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, पर उसे किसी भी सूरत में सिचुएशन का सामना करना ही था। अंत में उसने अपने हाथ उठाकर सबको शांत करते हुए कहा, मैं गलत थी, इसने मेरे पैसे नहीं लिए हैं, मुझे ही कुछ गलत फहमी हुई थी। अलीशा हैरान थी कि अचानक से ध्रुव के पास इतने पैसे कहां से आ गए। उसके और उसकी माँ के अपीयरेंस से ऐसा ही लगता था कि वो किसी गरीब फैमिली से है। अलीशा ने आगे कहा, मैं तुम्हारी माँ को सारे पैसे वापस कर दूंगी। अलीशा इतनी ज्यादा एम्बैरेस थी कि वो कहते कहते रोने लगी और अपने पर्स में हाथ डालकर माँ के सारे पैसे उनके हाथ में वापस कर दिए। पर ध्रुव इतने में अपनी माँ की इंसल्ट को भूलने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, तुम कुछ भूल रही हो शायद। ध्रुव के इशारे से अलीशा को याद आया कि उसने गलत साबित होने पर अपने गाल में खुद थप्पड़ मारने का वादा किया था। अलीशा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम, और रो पड़ी। अभी वो अपना हाथ उठाकर खुद को थप्पड़ मारने ही वाली थी। पीछे से कुछ लोग जो एकदम से ध्रुव की साइड थे हूटिंग करने लगे, पर तभी ध्रुव की माँ ने अलीशा का हाथ पकड़ लिया। ना बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। इतनी भीड़ में केवल एक माँ ही थी जो अचानक से अलीशा को इतने प्यार से समझा रही थी। अलीशा हिचकियां लेते हुए गले लग गई। सॉरी आंटी, आई एम वेरी सॉरी। इतना कहकर अलीशा भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए भाग गई। वो यहाँ से सीधे यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में गई, जहाँ एक BMW कार के अंदर जाकर दहाड़े मारकर रोने लगी। क्रिश, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं, पर तुम्हें कुछ करना होगा।
अलीशा के जाते ही यूनिवर्सिटी गेट में लगी भीड़ भी छंट गई। ध्रुव ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ खुश नहीं लग रही थी। उनकी भौहें लगातार फड़फड़ा रही थी। माँ, मैंने किसी के कोई पैसे नहीं चुराए। तुमको ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं चोरी करूंगा? पर माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने केवल एक बात पूछी, तो तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ का सवाल सुनते ही ध्रुव की हालत खराब हो गई थी। निहाल ने उसे साफ तौर पर मना किया था कि किसी भी हाल में माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए था, और वो ये भी नहीं कह सकता था कि उसे स्कॉलरशिप मिली है। इसलिए उसने सच को छिपाने के लिए सवाल को ही इग्नोर करते हुए कहा, माँ, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस इतना समझो कि मैं अपना और तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। वैसे ये बताओ, तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? या तुमने पैसों के लिए फिर से अपना खून बेचा? इतना कहकर ध्रुव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे अच्छे से देखने लगा। पर उसे हैरानी हुई क्योंकि माँ के हाथ में कहीं भी खून निकलने का कोई निशान नहीं था। फिर माँ पैसे कहाँ से लाई थी? पूछने पर माँ ने बताया, तुम तो अपनी माँ को जानते ही हो। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरे लड़के पर चोरी का इल्जाम लगाए। पर जब मैं हॉस्पिटल गई तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है, और साथ ही उसने मेरी पूरी बात सुनी तो मुझे 40,000 रुपए भी दे दिए। मैंने बहुत मना किया, पर उसने मुझसे कहा कि आंटी उधार समझकर ही रख लीजिए। इसके बाद माँ ने ध्रुव की चुटकी लेते हुए कहा, मुझे लग रहा है जैसे तू मेरे पीठ पीछे कोई नया गुल खिला रहा है। साफ साफ बता, कौन थी वो? अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? पर ध्रुव हैरान था। क्या सच में पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी है जो उसकी माँ को 40,000 रुपए दे दे? वो भी कोई लड़की? कौन हो सकती है वो? ध्रुव और जैस्मिन के बीच थोड़ी नजदीकियां थीं, पर वो इस तरह की नहीं थी कि किसी की मदद करे। साथ ही जिस समय माँ हॉस्पिटल गई थी उस समय जैस्मिन बार में कार्तिक के साथ थी। अंत में ध्रुव ने माँ से ही पूछ लिया, वो कैसी दिख रही थी? ध्रुव उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। ध्रुव के सवाल पर माँ ने जवाब देना शुरू किया, वो बहुत सुंदर थी। चेहरा एकदम साफ और एलिगेंट, काफी लंबी थी और फिगर भी अच्छा था। इसके अलावा उसने योगा पैंट्स पहन रखा था। माँ की बात सुनकर ध्रुव एकदम हैरान रह गया। माँ ने जो भी बातें बताई थी उस पर केवल एक लड़की ही फिट बैठ रही थी, और वो थी तृप्ति। तृप्ति अक्सर योगा पैंट्स में ही कैंपस आ जाती थी। वो योगा क्लासेस भी अटेंड करती थी। उसका कमाल का फिगर था और वो बहुत खूबसूरत लगती थी। चलो माँ, अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, और मुझे पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। ध्रुव ने माँ को बस में बिठाकर वापस भेजते समय अच्छे से समझाते हुए कहा। इसके बाद घर आया और सो गया। अगले दिन सवेरे उसकी पहली क्लास 8 बजे शुरू होनी थी। ध्रुव पढ़ने में अच्छा था और उसके अच्छे मार्क्स आते थे। उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से उसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था, पर इस यूनिवर्सिटी में काफी पैसे वाले घरों के बच्चे पढ़ते थे और ध्रुव के गरीब बैकग्राउंड के कारण उसे सभी ने बुली किया। उसके क्लास के टीचर भी उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसका पढ़ाई से मन हट चुका था। उसके अलावा अपनी माँ पर ज्यादा बोझ न आए इसलिए वो गैलेक्सी बार में नौकरी भी करता था। वो पहले से ही लोगों के लिए मजाक था, पर जैस्मिन के किस्से के बाद वो अब पूरी तरह से लोगों के लिए मजाक की चीज बन चुका था। लोग उसके मुंह पर उसके लिए कुछ भी कह जाते थे, पर वो पलटकर जवाब देने के लायक नहीं था, इसलिए सुनकर भी चुप रह जाता था। लोग उसे स्पाइनलेस, नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नो डिग्निटी वाला इंसान समझते थे, पर अब ये पहला वाला ध्रुव नहीं था। जैस्मिन का किस्सा खत्म हो चुका था, इसलिए ध्रुव को अब फिर से खुद को संभालना था और आगे बढ़ना था। सवेरे यूनिवर्सिटी आने के बाद ध्रुव की नजरें कार्तिक को ढूंढ रही थी, पर कार्तिक आज कॉलेज नहीं आया था। सवेरे 8 बजे ध्रुव क्लास में बैठा था तो उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई नजरें उसे बार बार देख रही हैं। क्लास खत्म होने के बाद ध्रुव उठा और सबसे आगे की सीट की तरफ बढ़ा। क्लास में बातें हो रही थी। ये स्पाइनलेस ध्रुव क्या करने जा रहा है? सभी की नजरें ध्रुव पर ही थी, पर ध्रुव आराम से चलता हुआ तृप्ति के पास पहुंचकर बोला, वेल तृप्ति, मैं कल शाम जो हुआ उसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, तो तृप्ति, मैं तुम्हें तुम्हारे मनपसंद रेस्टोरेंट में ट्रीट देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। ध्रुव की बात सुनकर पूरी क्लास बहुत तेज हंसने लगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तृप्ति भी हैरान थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ध्रुव भी उसे डिनर के लिए इनवाइट करेगा। तृप्ति उसकी बात सुनकर अजीब सा फील कर रही थी। कल रात को तृप्ति ने ध्रुव की माँ की मदद की थी, पर यह केवल तृप्ति ने उसकी मदद करने के लिए किया था। वो अपना खून बेचकर पैसे कमाना चाहती थी, और ये देखकर तृप्ति को उनके लिए सिंपैथी आ गई। वहीं ये बेशर्म ध्रुव खड़ा था जो अपनी माँ की मदद करना छोड़कर तृप्ति को डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। पर तृप्ति ने इस बात का ध्यान रखा
कि कहीं ध्रुव को बुरा न लग जाए। वेल ध्रुव, आई अप्रिशिएट योर इनविटेशन, बट डिनर में जाने की बजाय क्यों ना यही कैंटीन में कुछ खा लें? तृप्ति के इस जवाब से ध्रुव को काफी खुशी हुई। तृप्ति केवल सुंदर ही नहीं थी, वो काफी समझदार भी थी। पूरी क्लास उसे देख रही थी और वो सबके सामने ध्रुव को एम्बैरस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बहुत समझदारी से ध्रुव को जवाब दिया। तभी किसी ने लेक्चर रूम के दरवाजे को जोर से लात मारकर खोला। तभी की नजर उस ओर गई तो देखा लकी खड़ा था। यूनिवर्सिटी में लगभग सभी लोग जानते थे कि लकी तृप्ति के पीछे पड़ा था, और जैसे ही उसे पता चला कि ध्रुव तृप्ति को डिनर पर इनवाइट कर रहा है तो वो भी आ गया। तृप्ति उसे पसंद नहीं करती थी, पर तृप्ति दिल से बहुत अच्छी थी और उसने कभी लकी का दिल नहीं तोड़ा। आते ही लकी ने ध्रुव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ध्रुव, लोग लड़कियों को अपने साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, पर तुम उसे कैंटीन में ट्रीट दे रहे हो। कमाल के गधे हो। मैं आज तृप्ति को ले मेरिडियन में ले जाना चाहता हूँ। लकी भी काफी रिच फैमिली का लड़का था, और जैसे ही उसने ले मेरिडियन का नाम लिया सभी लोगों का ध्यान उस पर था। ले मेरिडियन में एक बार खाना खाने की कीमत में कैंटीन के महीने भर का खाना आ जाता था। लकी आगे कहता रहा, तुम्हारे जैसे चलते फिरते जोकर के बजाय तृप्ति मेरे साथ जाना पसंद करेगी। दूसरी तरफ तृप्ति की समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे डील करे। ध्रुव ने सिंपली कल तृप्ति की मदद के बदले एक छोटा सा थैंक्स कहने के लिए तृप्ति को डिनर ऑफर किया था, पर लकी तो अपना हक जमा रहा था, जो तृप्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर उसने कुछ नहीं कहा। उधर ध्रुव ने तृप्ति की तरफ देखकर कहा, ठीक है, आज शाम मैं तुमसे ला मेरिडियन में मिलता हूँ। इतना कहकर ध्रुव चुपचाप रूम से निकल गया। जाते वक्त पीछे से ध्रुव को पूरे क्लास के हंसने की आवाज सुनाई दी। पीछे लोग बातें कर रही थी। वो ला मेरिडियन में जाने की बात कर रहा है। उसे पता भी है ला मेरिडियन में उसके जैसों को बाहर से ही भगा देते हैं। वहाँ एक बार जाने से उसका 6 महीने का पूरा खर्च आ जाएगा। शायद जैस्मिन के जाने के बाद मेंटल हो गया। वहां से बाहर निकलकर ध्रुव सीधे अपने रूम में पहुंचा और काफी देर तक ले मेरिडियन के बारे में सोच करता रहा। वो जानता था कि उसकी फैमिली के पास इस होटल का बहुत बड़ा हिस्सा है, पर वो लकी के साथ अपने झगड़े को बराबरी का रखना चाहता था, और लकी का ध्रुव से कोई मुकाबला नहीं था, पर लड़ाई बराबर की रहनी चाहिए। अंत में ध्रुव ने निहाल को फोन किया। निहाल उसके पापा का खास था, जिसे ध्रुव को असिस्ट करने के लिए भेजा गया था। सर, आपने मुझे याद किया। आशा करता हूँ सर कल आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। निहाल ने फोन उठाते ही कहा। दरअसल कल ध्रुव के कहने पर निहाल ने कार्तिक की फैमिली को बर्बाद करके रख दिया था, और निहाल उस बारे में ही बात कर रहा था। निहाल गिल फैमिली का खास था, और कार्तिक जैसी फैमिली को बर्बाद करना उसके लिए एक फोन कॉल से ज्यादा कुछ नहीं था। थोड़ी देर ऐसे बात करने के बाद ध्रुव ने अपनी बात सामने रखी। ध्रुव ने कहा, निहाल, आज मेरा एक अपॉइंटमेंट है ला मेरिडियन में। उधर से निहाल की आवाज गूंजी। समझ गया सर, मैं अभी ला मेरिडियन को आपके नाम पर खरीद लेता हूँ। इसके अलावा मेरे लिए और कोई ऑर्डर है? निहाल ने एक लाइन में बता दिया था कि ध्रुव किस फैमिली को बिलोंग करता था, और उसे ये भी समझ में आ गया कि पैसा और पावर कितनी खतरनाक चीज है। ले मेरिडियन पूरी दिल्ली का सबसे महंगा होटल था, और उसे अभी खरीदने का मतलब था अरबों रुपए ऐसे ही उड़ाना। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे तुम्हें कॉल करने का एक ही मकसद है। मुझे आज शाम के ओकेजन के लिए कुछ अच्छी ड्रेस चाहिए जो मेरी अभी की आइडेंटिटी के साथ मैच कर सके। ध्रुव ने निहाल को शाम को ले मेरिडियन जाने की अपनी रिक्वायरमेंट बताई, तो उधर से निहाल की आवाज गूंजी। ओह, आई सी, नाउ आई अंडरस्टैंड सर। इसके साथ ही निहाल ने सूट के कुछ फोटोग्राफ्स भेजकर कहा, ये सभी कस्टम मेड सूट्स हैं जो खास आपके लिए बनाए गए हैं, और 20 मिनट में सारे सूट आपके पास पहुंच जाएंगे। गिल फैमिली का पावर और इन्फ्लुएंस देखकर ध्रुव भी हैरत में था। ये सभी सूट दुनिया के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर ने डिजाइन किए थे, और सभी खास तौर पर ध्रुव के लिए कुछ सबसे अच्छे प्राइवेट टेलर्स ने तैयार किए थे। ध्रुव ने उनमें से एक को पसंद किया और निहाल को फिर से कॉल किया। निहाल, मुझे तुमसे एक बात और जाननी थी। क्या फैमिली में और भी कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? मेरे डैड वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ध्रुव की बात सुनकर निहाल 1 मिनट के लिए चुप रहा, फिर बोला, सर, आप जानते होंगे कि बड़ी फैमिली में बहुत कुछ चलता रहता है, पर आप चिंता ना करें, ये सब चलता रहता है, और बड़े सर सभी परेशानियों से निकलना अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि एक बार सब सेटल हो जाए तो वो आपसे पर्सनली मिलने आएंगे। निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने फिर पूछा, मैं जान सकता हूँ कि क्या परेशानी चल रही है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं मदद कर सकूं? ध्रुव ने पूछा तो निहाल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, वेल, अभी तो आपके लिए कोई मदद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरा आपसे मिलने का मेन पर्पस ये है कि आपको इस लायक बनाना है कि आप अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने के काबिल हो सकें, वो भी अपने खुद के दम पर। मेरा मकसद आपको ये लग्जूरियस लाइफ देना नहीं है जिसे आप अभी एंजॉय कर रहे हैं। निहाल की बात सुनकर ध्रुव के मुंह से निकला, ओह, आई सी। निहाल उसे इग्नोर करते हुए आगे बोला,
अगर मैं एकदम मुद्दे की बात करूं तो अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस की विरासत पाना चाहते हैं तो आपको न केवल अपर क्लास लोगों के बीच उठने बैठने के तौर तरीके, जबरदस्त नेटवर्क और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की समझ होनी चाहिए, बल्कि इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ सीखना होगा। आने वाले समय में मैं आपको ये सभी चीजें सीखने में मदद करूंगा। ये सुनने के बाद ध्रुव ने पूछा, तो हम कहाँ से शुरू करें? ध्रुव जानता था कि इस फैमिली बिजनेस की विरासत को पाना और उसे संभालना आसान नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली की विरासत को पाना आसान नहीं था। पूरी फैमिली में इसे पाने के लिए एक तरह का कंपटीशन चल रहा था। इस कंपटीशन में केवल कोई एक ही विनर बनकर निकलेगा। ध्रुव के इस सवाल को सुनकर निहाल की प्रोफेशनल आवाज में थोड़ी सी खुशी दिखाई दे रही थी। क्योंकि ध्रुव सर सभी स्किल्स सीखने के लिए थोड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, तो किसी छोटी चीज से शुरुआत करते हैं। निहाल की बात सुनकर ध्रुव भी खुश हो गया। हम कहाँ से शुरू करें? उधर से निहाल की आवाज आई, हम ल मेरिडियन को खरीद कर शुरुआत करेंगे। निहाल से कुछ देर बात करने के बाद ध्रुव को समझ में आ गया कि इतनी बड़ी फैमिली का वारिस बनना आसान नहीं था। उसे केवल बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं थी, उसे कई और चीजें भी चाहिए थी। इसलिए ध्रुव को लगा कि अब उसे अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसने एक लिस्ट बनाई कि उसे किन किन चीजों पर मेहनत करने की जरूरत होगी। थोड़ी देर बाद उसकी लिस्ट तैयार थी। इसमें केवल उन्हीं स्किल्स को लिखा था जो उसे क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती थी। ध्रुव ने फिर से अपनी लिस्ट को पढ़ा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन रिसर्च स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी स्किल्स उसे अपने अंदर पैदा करनी थी। वो वापस अपनी क्लासरूम में आकर किताब खोलकर पढ़ने लगा कि किताब उसने कई दिनों से छुई तक नहीं थी। किताब खोलते ही उसे कई पेपर स्टार मिले। ध्रुव की समझ में नहीं आया कि ये पेपर स्टार उसकी किताब में किसने रखे। ध्रुव अच्छे से जानता था कि पैसों के पीछे सबके सामने कपड़े उतारने वाली जैस्मिन तो कभी पेपर स्टार उसकी किताब में नहीं रखेगी, पर अगर जैस्मिन नहीं तो और कौन। ध्रुव ने उन पेपर स्टार में से एक को उठाकर खोला तो अंदर लिखा था, मेरा प्यार तुम्हारे लिए भले ही आज धूल में पड़ा है, पर एक दिन ये सारे आसमान को सजा देगा। इसे देखकर ध्रुव हैरान था। ऐसा कौन है जो ध्रुव को यह सब लिख कर दे रहा है। ध्रुव ने एक और पेपर स्टार को खोला, उसमें लिखा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ध्रुव ने तीसरे पेपर स्टार को खोला, उसमें लिखा था, तुम्हारे दांतों में कुछ फंसा था, इससे तुम्हारी स्माइल और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, पर तुम्हारी स्माइल कभी देखने को नहीं मिलती। इसी तरह एक एक कर ध्रुव ने कई सारे स्टार्स खोले। हर एक स्टार में उसे कुछ ना कुछ लिखा मिल रहा था। शायद किसी ने ध्रुव को रोज एक स्टार दिया था। इन स्टार्स के कारण सारा दिन ध्रुव कुछ पढ़ नहीं पाया। उसका सारा दिन इन पेपर स्टार्स को पढ़ने में बीत गया। सारे पेपर स्टार्स को पढ़ने के बाद ध्रुव का दिल इमोशन से भर गया। स्टार्स में काफी रोमांटिक और हार्ट टचिंग मैसेजेस थे, जिन्हें पढ़ने के बाद ध्रुव का दिल काफी देर तक धड़कता रहा। ध्रुव जब क्लास से बाहर निकला तो शाम हो गई थी और आज उसे तृप्ति और लकी के साथ ले मेरिडियन डिनर करने के लिए जाना था। ध्रुव इसे जरूरी नहीं समझता था, पर यही वो जगह थी जो ध्रुव को प्रैक्टिकल दुनिया से रूबरू करवाती थी। ऐसी जगह जाकर ही वो इंसल्ट और अप्रिसिएशन को पास से महसूस कर सकता था। अगर वो चाहे तो आज ही ले मेरिडियन को खरीद ले, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो बस देखना चाहता था कि लकी क्या चालें चलता है और ध्रुव इस पर कैसे रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये छोटे छोटे झगड़े ही उसे आखिर में एक विजेता बनाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली को पाएगा। निहाल से बात करने के बाद ध्रुव का दुनिया देखने का तरीका ही बदल गया। यूनिवर्सिटी के गेट पर काफी सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी थीं। इस समय ये काफी आम हो गया था। दिल्ली के ट्रैफिक में मोटरसाइकिल्स को हायर करना आसान था। इसे मोटर टैक्सी कहते थे। ध्रुव ने एक राइडर से बात की जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होगी। राइडर ने भी ध्रुव से पोलाइटली बात की और कुछ देर के नेगोशिएशन के बाद ध्रुव उस राइडर के पीछे बैठा ले मेरिडियन की तरफ चल दिया। मोटरसाइकिल राइडर ने ध्रुव से काफी कम दाम लिए थे और ध्रुव उसको कुछ टिप देना चाहता था, पर उस शख्स ने ध्रुव को मना कर दिया। तो ध्रुव ने उसे किसी दिन ले मेरिडियन में डिनर करने का ऑफर दिया, जिस पर वो तैयार हो गया। दरअसल मुझे 2 लड़कों ने एक साथ इस डिनर में इनवाइट किया है। अब मैं अकेले तो आ नहीं सकती थी, तो इसलिए तुझे तो मेरा साथ देने आना ही होगा ना। आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। तृप्ति अपने साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड आभा को भी साथ लाई थी। आभा तृप्ति के साथ योगा क्लास अटेंड करती थी। दोनों लड़कियां कमाल की सुंदर थीं। दोनों की हाइट भी सेम थी। आभा और तृप्ति ले मेरिडियन के बाहर फाउंटेन के सामने खड़ी होकर होटल और फाउंटेन के अलग अलग एंगल से सेल्फी ले रही थी। दोनों को देखकर होटल के आते जाते गेस्ट्स रुककर उन्हें देखने लगते थे। आज लकी के कहने पर तृप्ति को ना चाहते हुए भी आना पड़ा। साथ में उसे रिक्वेस्ट ध्रुव ने भी की थी। अभी लकी और ध्रुव पहुंचे नहीं थे, इसीलिए दोनों ऐसे ही अपना टाइम पास कर रही थी। आभा ने तृप्ति से पूछा, क्योंकि तू है ही इतनी सुंदर कि लड़कों की लाइन लग जाए। पर सच सच बता, वो दोनों कौन है
जिन्होंने तुझे यहाँ डिनर के लिए इनवाइट किया है? अभी तृप्ति कुछ जवाब देती तभी एक Audi A7 होटल के गेट के सामने आती हुई दिखी। आभा ने कार को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आंखें मटकोते हुए कहा, लगता है काफी पैसे वाली पार्टी है। अच्छा किया तूने मुझे बुलाकर। पर वो दूसरा कौन है? तृप्ति ने आभा को देखकर बगैर टालम टोल कर सीधे जवाब दिया, वो ध्रुव है। ध्रुव का नाम सुनते ही आभा का मुंह बिगड़ गया। जो तेरी क्लास में पढ़ता है वही ध्रुव, जिसे सब स्पाइनलेस ध्रुव कहते हैं। आभा ध्रुव के नाम से इतना चिढ़ती थी, लग रहा था जैसे वो अभी ही डिनर छोड़कर चली जाएगी। पर तृप्ति लोगों को ऐसे जज नहीं करती थी, इसलिए तृप्ति ने पूछा, आभा व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुझे ध्रुव से क्या नफरत है? तृप्ति के सवाल पर आभा ने कहा, तृप्ति तुझे शायद पता नहीं, पर छोड़, जाने दे, सुनकर तुझे बुरा लगेगा। ऐसा लगा जैसे वो ध्रुव के बारे में कुछ जानती है, पर तृप्ति को ठेस न पहुंची, इसलिए कुछ नहीं कहा। नहीं आभा, मुझे बुरा ध्रुव के लिए नहीं तेरे लिए लगेगा। तू अगर उसके बारे में कुछ जानती है तो उसे सबके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि वो एक सिंपल फैमिली से आता है और अपने लिए जो जरूरी हो वो करता है। तृप्ति दिल से अच्छी थी, वो लोगों को उनके फैमिली बैकग्राउंड या इकोनॉमिक स्टेटस से जज नहीं करती थी। ध्रुव थोड़े गरीब परिवार से था, पर तृप्ति को वो काफी स्मार्ट लगता था। बस ध्रुव को अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता था, और इसका कारण भी उसका फैमिली बैकग्राउंड था। तृप्ति की बात सुनकर आभा ने कहा, बात वो नहीं है कि वो गरीब है या नहीं, बात यह है कि वो हमारे सुपरमार्केट से फ्री फूड सैंपल तक चुरा कर ले जाता है, वो चोरी करता है। आभा किसी भी सूरत में ध्रुव को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी। आभा के पापा एक सुपरमार्केट चेन के मालिक थे और उनकी एक सुपरमार्केट में कोई शख्स फ्री फूड सैंपल चुरा रहा था। बाद में पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि ध्रुव था। आभा पहले से ही उससे नफरत करती थी और ये पता चलने के बाद तो वो ध्रुव की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। अभी दोनों कुछ और बातें करती कि तभी लकी भी वहां आ गया। लकी ने केवल तृप्ति को बुलाया था, पर यहाँ तो आभा भी साथ में ही थी। दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो मन ही मन खुश हुआ। हेलो तृप्ति और आभा, क्या बातें हो रही हैं? आभा ने लकी को देखा तो खुशी से उससे बात करने लगी। आभा को लकी पसंद नहीं था, पर अगर उसके सामने दो चॉइसेस हों, लकी और ध्रुव, तो लकी लाख गुना बेहतर था। आभा की तरफ से थोड़ा हिंट मिलते ही लकी शुरू हो गया, चलो चलते हैं, मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, आज तुम लोगों को एक शानदार डिनर कराता हूँ। दरअसल लकी इतने महंगे होटल में कभी नहीं आया था। वो बस ऑनलाइन कुछ जानकारी निकालकर सबके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, पर तृप्ति अभी जाने को तैयार नहीं थी। रुको, ध्रुव को भी आने दो, तृप्ति ने कहा। तृप्ति के इतना कहते ही लकी शुरू हो गया, वो यहाँ कैसे आ पाएगा? इसकी इतनी हैसियत है ही नहीं कि यहाँ आए, और टाइम भी तो देखो, हम लेट हो रहे हैं। लकी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी तृप्ति और आभा को मना ले और ध्रुव के बगैर ही होटल में चले, पर तभी ध्रुव भी वहां आता है। ध्रुव एक मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर आया था। उसे देखकर आभा की नफरत उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी और लकी उसका मजाक उड़ाने लगा। तृप्ति उसे देखो, वो शायद अपने पापा के साथ आया है। अब समझ में आया वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि उसके पापा ही असली लूजर हैं। और देखो तो वो अपनी मोटरसाइकिल को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और शायद वो तुम्हें ये जताना चाहता है कि वो मोटरसाइकिल से आया है। शायद वो छिपाना चाहता है कि उसके पापा इतने बूढ़े हैं। लकी ने जब ध्रुव को पार्किंग लॉट से बाहर आते देखा तो दूर से ही हाथ हिलाकर चिल्लाया, ध्रुव यहाँ इस तरफ आओ। ध्रुव ने दूर से ही तृप्ति और लकी को देख लिया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि आभा भी वहां होगी। ध्रुव के आते ही लकी ने पूछ लिया, इतना लेट कैसे हो गए, और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ध्रुव ने लकी को देखकर हैरानी से कहा, पापा? ध्रुव को इतना हैरान देखकर लकी ने कहा, इतना भी मत बनो, क्या तुम अपने पापा की मोटरसाइकिल से यहाँ नहीं आए हो? पर तुम्हारी मोटरसाइकिल बहुत पुरानी हो गई है। ध्रुव उसकी बात सुनकर हैरान था। वो मेरे पापा नहीं है, वो तो बेचारा एक गरीब मोटरसाइकिल वाला था, उसके पास कोई बिजनेस नहीं था, तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद करूं। ध्रुव की बात सुनकर लकी जोर से हंस पड़ा। वेल ध्रुव, शो ऑफ के चक्कर में तुम अपने पापा को पापा भी नहीं कहोगे। आभा वैसे तो ध्रुव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर जैसे ही उसने ये सुना तो वो लकी से भी तेज आवाज में ध्रुव से बोली, ध्रुव तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पापा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा तुमको पढ़ाना। आज तुम केवल हमें दिखाने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने पापा को पापा मानने को तैयार नहीं हो। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ध्रुव ने फिर से मुस्कुराकर पोलाइटली कहा, वो मेरे पापा नहीं हैं। यार कैसे कहूँ? अभी लकी कुछ कहने ही वाला था कि तृप्ति की आवाज आई, बस करो। तृप्ति के मना करने के बावजूद लकी चुप तो हो गया, पर आभा नहीं मानी। आभा ने तृप्ति को देखकर गुस्से से कहा, तृप्ति मुझे समझ नहीं आता कि तुमने इस शख्स के साथ डिनर करने के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया। आभा की शह मिलने पर लकी भी बोलने लगा। वैसे भी लकी इतनी जल्दी ध्रुव से हार मानने वाला नहीं था। वैसे ध्रुव, तुमने अपनी मोटरसाइकिल कहाँ छुपाई? अपने पापा से कहो तुम्हें लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ तुम्हारे जैसे लोग नहीं आ सकते। ध्रुव ने बहुत ही पोलाइटली कहा, मैंने मोटरसाइकिल पार्किंग लॉट में खड़ी की है, छुपाई नहीं है, और वो मेरे पापा नहीं हैं। ध्रुव की बात
लकी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ले मेरिडियन में केवल वीआईपी गेस्ट्स को ही पार्किंग मिल पाती है। लकी को अपनी इतनी महंगी कार के बावजूद यहाँ जगह नहीं मिली, इसलिए लकी फिर से ध्रुव का मजाक उड़ाने लगा। ध्रुव, तुम इग्नोरेंट ही नहीं बड़बोले भी हो। ये ला मेरिडियन होटल है और तुम बता रहे हो कि तुमने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ के पार्किंग लॉट में खड़ी की है। लकी को पता नहीं था कि ध्रुव कितना पावरफुल था। अगर वो कहे कि मोटरसाइकिल को पार्किंग लॉट में खड़ा करो तो वो लोग मना नहीं कर पाएंगे, और अगर ध्रुव कहे कि इस होटल को ढाबे में बदल दो तो ये होटल ढाबे में बदल जाएगा। जवाब में ध्रुव ने केवल इतना ही कहा, वीआईपी एंट्री पार्किंग लॉट से ही होकर जाती है, वहीं से हम होटल में एंट्री करेंगे, इसलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल भी वहीं पार्क की। लकी ने जैसे ही वीआईपी एंट्री का नाम सुना वो चौंक गया। क्या यहाँ वीआईपी एंट्री भी है? क्या यहाँ वीआईपी एंट्री भी है? लकी के सवाल को सुनकर ध्रुव हैरान था, क्योंकि होटल में मेंबर्स के लिए वीआईपी एंट्री थी जो पार्किंग लॉट से होकर जाती थी। बाकी नॉन मेंबर्स के लिए नॉर्मल एंट्री थी, जहां जाकर वो होटल में अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सकते थे। अगर लकी को इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो डिनर कैसे कराएगा? लकी के सवाल पर ध्रुव ने जवाब दिया, हम इस होटल में केवल फ्रंट डेस्क से तभी जाएंगे जब हमें अपॉइंटमेंट बुक कराना हो, नहीं तो हमें पार्किंग लॉट वाली एंट्री से ही अंदर जाना होगा। लकी को लगा कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। वो ये देखना चाहता था कि वो अक्सर ले मेरिडियन में आता है, इसलिए उसने यहाँ के सारे मेन्यू और ड्रिंक के बारे में अच्छा रिसर्च किया था। पर उसे इतना नहीं पता था कि यहाँ नॉन मेंबर्स को बगैर अपॉइंटमेंट के बुकिंग नहीं मिलती थी। पर यह सोचने की बात है कि ध्रुव को ये सब कैसे पता है। लकी को लग रहा था कि वो तृप्ति और आभा के सामने शो ऑफ कर लेगा, पर अभी वो ध्रुव के सामने बेवकूफ साबित हो रहा है। लकी की शक्ल देखकर ध्रुव की समझ में आ गया था कि उसे कुछ जानकारी नहीं है, बस ऐसे ही हीरो बन रहा है। इसलिए उसे छेड़ते हुए कहा, चलो अब हमें चलना चाहिए, लेट हो गए तो रोमने कॉन्टे का जो नया बैच आया है वो खत्म हो सकता है। आज लकी की पार्टी में हम जो चाहें वो ऑर्डर कर सकते हैं, है ना लकी? इतना कहकर ध्रुव ने लकी की तरफ देखा। लकी कभी ले मेरिडियन होटल में नहीं गया था और उसे यह भी पता नहीं था कि रोमनी कॉन्टी की एक बॉटल की कीमत क्या है। रोमनी कॉन्टी की एक बॉटल की कीमत 30 लाख हो सकती है। इसके अलावा ध्रुव ने लकी को देखकर पूछा, बाय द वे लकी, तुम इतनी बार यहाँ आए हो तो तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड तो होगा ही। अगर मेंबरशिप कार्ड है तो हमें ज्यादा लाइन में लगकर बेमतलब का वेट नहीं करना होगा। लकी जैसे बंदे को देखकर लग रहा है कि उसके पास कार्ड होगा ही, इसलिए मैं अपना कार्ड संभाल कर वापस रख लेता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाकर वापस रख लिया। ध्रुव की बात सुनकर लकी अपना आपा खोने वाला था। वो हैरान था कि ध्रुव को इतनी जानकारी कैसे है और उसके पास सच में मेंबरशिप कार्ड भी है। अभी लकी कुछ कह पाता कि तभी एक मिडिल एज शख्स पास से गुजरा, जिसके साथ आई लड़की उससे काफी कम उम्र की थी। दोनों की बातों से लग रहा था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि उस शख्स का कहना था कि ले मेरिडियन का मेंबरशिप कार्ड लेने में जितने पैसे लगेंगे उतने में 2 BMW खरीद लूंगा। लकी ने जब ये सुना तो वो अपनी जगह बुत बना खड़ा रहा। चारों लोग उन दोनों की बात सुन चुके थे। अब लकी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। उसे कैसे भी यहाँ से जान बचाकर भागना था। उसने आज तक कभी इतने महंगे होटल में जाने के बारे में सोचा तक नहीं था। आज उसे समझ में आया कि महंगे होटल महंगे क्यों होते हैं। खाना पीना तो कोई भी अफोर्ड कर लेगा, पर इन चीजों से कैसे बचेगा? लकी ने अपनी रिसर्च से ये तो पता कर लिया था कि ले मेरिडियन होटल महंगा है, जिसे वो अफोर्ड कर सकता था, पर उसे ये पता नहीं था कि यहाँ एंट्री करने के लिए मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। काफी सोचने के बाद लकी ने कहा, तृप्ति, मुझे लगता है मेरे घर में कुछ इश्यूज हैं। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी ये पार्टी ड्यू रही, मुझे निकलना होगा। फिर कभी मैं तुमको यहाँ पर ही पार्टी दूंगा। ये कहते वक्त ही लकी गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। वो ध्रुव के सामने अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लकी की बात सुनकर तृप्ति ने अपना सिर हिलाकर उसे जाने की परमिशन दे दी। तृप्ति लकी के साथ डिनर नहीं करना चाहती थी, उसे यहाँ जबरदस्ती आना पड़ा था। लकी जा चुका था। अब तृप्ति ने ध्रुव से कहा, तो हम लोगों को भी वापस चलना चाहिए। तृप्ति के इतना कहने से आभा को भी थोड़ी राहत मिली। वो ध्रुव को फूटी आंख भी नहीं पसंद करती थी। उसके साथ डिनर करना तो दूर की बात है। पर ध्रुव ने जवाब में कहा, घर हमें वापस क्यों जाना है? हम तो यहाँ डिनर करने आए थे ना। ध्रुव के इतना कहते ही आभा ने तृप्ति के कान में कहा, चुपचाप वापस चलो, मैं इसके साथ डिनर पर नहीं जाने वाली। ये खुद तो सुपरमार्केट से खाना चुराता ही है, हमसे भी बर्तन मंजवाएगा। पर तृप्ति ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ध्रुव से कहा, हाँ ध्रुव चलो, आभा कह रही थी उसको हॉटपॉट खाना है ना आभा? चलो चलते हैं। ध्रुव आभा के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गया था कि उसे ध्रुव का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और सभी ले मेरिडियन के डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए। खाते समय ध्रुव ने तृप्ति से कहा, थैंक यू तृप्ति, तुमने सच में मेरी बहुत मदद करी। पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए थे और इसके लिए अलीशा को बहुत बेइज्जती भी उठानी पड़ी। मैंने अपनी माँ के लिए खुद कपड़े खरीदे थे, पर फिर भी मुझे तुमको थैंक्स कहना चाहिए।
अगर तुम ना होती तो मेरी माँ अपना खून बेचकर ये अलीशा को पैसे दे देती। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकालकर तृप्ति की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये वो पैसे हैं जो तुमने माँ को दिए थे, प्लीज इसे रख लो। शुरुआत में तृप्ति इन पैसों को लेने के लिए जरा भी तैयार नहीं थी, पर ध्रुव के बार बार कहने पर अंत में मान गई। अंत में ध्रुव ने कहा, ठीक है, अगर तुमको कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। ध्रुव के इतना कहते ही तृप्ति ने उसे ऐसे देखा मानो कह रही हो कि इसी बात का तो उसे इंतजार था। उसने तपाक से कहा, ध्रुव, अगर ऐसी बात है तो सच में तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। कल मेरा बर्थडे है, क्या कल तुम मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे घर आ पाओगी? इतना कहकर तृप्ति ने अपनी जीभ होंठों से दबा ली, जिससे वो शर्मीली, खूबसूरत और बहुत क्यूट लग रही थी। तृप्ति की बात सुनकर आभा गुस्से, नाराजगी और हैरानी से तृप्ति को देख रही थी। जिंदल फैमिली बहुत पैसे वाली फैमिली थी। उस फैमिली की बर्थडे पार्टी में वो ध्रुव को इनवाइट कर रही थी। तृप्ति के इस इनविटेशन से ध्रुव भी हैरान था। उसके मुंह से निकला, क्या? ध्रुव, क्या तुम थोड़ा मुस्कुरा सकते हो? तुम्हारी स्माइल उड़ गई है। आभा ने ध्रुव को देखकर उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है जो मेरी मुस्कान उड़ जाए? तृप्ति जिंदल की बर्थडे पार्टी का मतलब था शहर भर के सबसे पैसे वालों के बीच जाना, और वैसे भी तृप्ति को उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? ध्रुव एक गरीब परिवार का लड़का तो था, वो कैसे इन लोगों के बीच आ पाएगा? तृप्ति मन ही मन कुढ़ रही थी और ध्रुव भी इस बात पर हैरान था। आभा ने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखकर कहा, ठीक है, आओ, कल तुम अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती कराने वाले हो। इतना कहकर आभा अपना बैग उठाकर बोली, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर आभा उठी और चल दी। तृप्ति ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो ध्रुव से इस हद तक नफरत करती थी कि एक पल भी रुक नहीं पा रही थी। आभा उठकर चली गई थी। तब उसे समझ में आया था कि आखिर तृप्ति ध्रुव को अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों बुला रही थी। जिंदल फैमिली शहर की सबसे बड़ी फैमिली में से एक थी। कल पार्टी में शहर के सबसे रईस लोग आने वाले थे। वो लोग इतने पैसे वाले थे कि ध्रुव वहां आते ही शर्म से मर जाता। हालांकि अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि ध्रुव कौन है। उनमें से एक लड़का अंजुम लोहिया तृप्ति जिंदल के पीछे लगा था। लोहिया फैमिली शहर की सबसे पैसे वाली फैमिली थी और जिंदल फैमिली के साथ उनका फैमिली बिजनेस भी था। और तृप्ति के पापा जय किशन जिंदल भी दोनों की शादी करने के पक्ष में थे। हालांकि उन्होंने कभी अपनी इच्छा तृप्ति पर नहीं थोपी, पर वो किसी भी सूरत में लोहिया फैमिली को नाराज नहीं कर सकते थे। केवल वो ही नहीं, शहर में कोई भी ऐसा नहीं था जो लोहिया फैमिली को छोड़ने की हिम्मत कर सके। तृप्ति ध्रुव को अंजुम लोहिया के सामने खड़ा कर ध्रुव को कुर्बान करने वाली थी। अगर अंजुम लोहिया नाराज हो गया तो ध्रुव का शहर में जीना मुश्किल हो सकता है। आभा के जाने के बाद तृप्ति ने ध्रुव से कहा, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो बस ऐसी ही है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। तृप्ति ध्रुव को नाराज नहीं करना चाहती थी। फिर अपने पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालकर ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए बोली, ध्रुव, मैं अब तुमको सब सच बताती हूँ। इस कार्ड में 4 लाख रुपए हैं। मैं चाहती हूँ कि कल पार्टी में तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह पेश आओ। मुझे लगता है कि इस काम के लिए 4 लाख रुपए काफी होंगे। अपनी बात पूरी कर तृप्ति ने एक और कार्ड निकालकर ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए कहा, और इसमें 10 लाख रुपए हैं। इससे कल तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना। ये सब कहते समय तृप्ति काफी शर्मीली लग रही थी। ज्यादातर समय तृप्ति काफी फ्रैंक और बातूनी थी। ध्रुव को तृप्ति का ये शर्मीला रूप पसंद आ रहा था। क्या पता क्या तृप्ति अंजुम से पीछा छुड़ाने के लिए सच में ध्रुव को कुर्बान कर रही थी। ध्रुव के अलावा और भी कई लड़के यूनिवर्सिटी में थे जो एक दिन के लिए तृप्ति का बॉयफ्रेंड बनने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। लोहिया फैमिली का सर्कल बहुत बड़ा था। अंजुम यूनिवर्सिटी के लगभग सभी लोगों को जानता था। अकेला ध्रुव ही ऐसा था जिसे अंजुम नहीं जानता होगा। इसलिए तृप्ति ध्रुव को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अंजुम के सामने खड़ा कर सकती थी। तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, देखो तृप्ति, मैं ये 10 लाख रुपए तो ले सकता हूँ, पर प्लीज ये 4 लाख रुपए तुम रख लो। ध्रुव ने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने हैंडसम लुक से भी पैसा कमा सकता था, पर तृप्ति ने ध्रुव को रोकते हुए कहा, पर ध्रुव, इस काम में एक रिस्क भी है, और फिर तुमको पार्टी में आने के लिए कुछ तैयारी भी तो करनी होगी। तृप्ति ध्रुव को किसी भी हाल में ये पैसे देना चाहती थी, पर ध्रुव ने ये 4 लाख नहीं लिए। हाँ, तृप्ति का गिफ्ट लेने के लिए 10 लाख रुपए ले लिए। हालांकि उसे लग नहीं रहा था कि वो 10 लाख का कोई गिफ्ट तृप्ति को देने वाला था। वो अगर कोई गिफ्ट देगा तो सबसे महंगा गिफ्ट देगा। तृप्ति अभी ध्रुव को समझा ही रही थी, पर ध्रुव उसकी बात पूरी होने से पहले ही खड़ा हो गया और बोला, रिस्क देखा जाएगा, मैं केवल ये 10 लाख रुपए ही लूंगा। ध्रुव का इतना लापरवाही भरा जवाब सुनकर तृप्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम तो उठकर ऐसे जा रहे हो जैसे किसी जरूरी काम से जाना हो। मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ, थोड़ा सा अटेंशन तो डिजर्व करती हूँ ना। दरअसल ध्रुव को निहाल से बात करनी थी,
पर तृप्ति ध्रुव के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती थी। वो ध्रुव के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी। चलते वक्त तृप्ति ने ध्रुव को अंजुम लोहिया के बारे में भी बता दिया था। वो चाहती थी कि ध्रुव किसी भी सरप्राइज के लिए मेंटली तैयार रहे। ध्रुव के लिए अब तृप्ति की बर्थडे पार्टी में जाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। अंजुम लोहिया कितने पैसे वाला है, ये ध्रुव को देखना था। तृप्ति को विदा कर ध्रुव वापस अपने हॉस्टल जाने ही वाला था कि उसका फोन बजने लगा। ध्रुव ने देखा कि निहाल कॉल कर रहा था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ध्रुव सर? अभी आप फ्री हैं? निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, भले ही मैं बिजी भी हूँ, पर तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। बताओ क्या बात है? निहाल ने मुस्कुराकर कहा, ध्रुव सर, आपको एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम करना है। मैंने आपके लिए एक छोटी सी डील ढूंढी है जिसमें आपको 400-500 करोड़ का फायदा हो सकता है। इस तरह की छोटी डील कर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ये आपकी पहली डील है। इसे कैसे करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी। इसे कैसे करना है ये भी आपको सोचना है और आपको तय करना है कि इसे पूरा करने का सही तरीका क्या है। निहाल की बात सुनकर ध्रुव हैरत में था। अगर कोई डील 400-500 करोड़ की है तो वो छोटी डील कैसे हो सकती है? पर ध्रुव जिस परिवार से आता था उसके लिए 400-500 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं थे। ध्रुव ने आगे पूछा, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है? ध्रुव की आवाज सुनकर निहाल को समझ में आ गया था कि ध्रुव इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस और एक्साइटेड था। निहाल को सुनकर अच्छा लगा कि ध्रुव आगे बढ़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। उसकी यही क्षमता आगे जाकर उसे गिल फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करने में मदद करेगी। निहाल काफी एक्सपीरियंस था, उसे किसी की भी काबिलियत समझने में ज्यादा समय नहीं लगता था। ध्रुव तैयार था, पर निहाल को कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। ध्रुव ने फिर पूछा कि निहाल किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, तो निहाल ने जवाब दिया, ध्रुव सर, मैं अभी किसी को होटल ला मरीडियन भेज रहा हूँ जो आपको वहां से पिक कर लेगा। आप आइए, हम मिलकर बात करते हैं। ध्रुव सर, आपकी सोच और आपकी फ्यूचरिस्टिक समझ को देखकर मैं सच में काफी इंप्रेस हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी बटरिंग कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स हमें बहुत नुकसान दे रहे थे, पर आपके एक्सप्लेनेशन देखकर लग रहा है कि हमें थोड़े समय के इंटरेस्ट ना देखकर लॉन्ग टर्म के फायदे देखने चाहिए। आज अगर गिल फैमिली इस मुकाम में है तो उसका कारण ये है कि फैमिली की नींव बहुत स्ट्रांग है। यही कारण है कि हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। निहाल और ध्रुव ने कई प्रोजेक्ट्स पर सारी रात बातें की। अंत में ध्रुव के किसी सब्जेक्ट को लेकर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव और फ्यूचरिस्टिक सोच ने निहाल को इम्प्रेस कर दिया था। ध्रुव सारी रात बातें करते करते थक चुका था। उसके सामने टेबल पर कई प्रोजेक्ट्स की फाइल्स पड़ी थी। उन सब में ध्रुव ने काफी माथापच्ची की थी। इसके अलावा निहाल और इंटरनेट की भी काफी मदद मिली थी उसे। ध्रुव ने आगे कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कह सकते हो। ध्रुव को भले ही निहाल सर कहकर बात करता था, पर ध्रुव निहाल को हमेशा ही इज्जत देता था। सही कहें तो निहाल ध्रुव का गुरु था। वो ध्रुव का सुपरवाइजर था जो उसके सामने गिल फैमिली पर से पर्दा उठा रहा था। ध्रुव के कहने पर निहाल ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, कुछ चीजें हैं जो आप सही से नहीं कर रहे हो। निहाल की बात पर ध्रुव को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, सो उसने पूछा, मैं समझा नहीं, प्लीज खुलकर कहिए। निहाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस तरह से आप पैसे खर्च कर रहे हो। ध्रुव को लगा शायद वो ज्यादा खर्च कर रहा है, पर निहाल ने आगे कहा, आपकी पैसे खर्च करने की स्पीड बहुत धीमी है। गिल फैमिली के मेंबर के तौर पर आपको शर्म आनी चाहिए। निहाल की बात सुनकर ध्रुव हैरान था। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, क्या? पैसे खर्च करने के मामले में ध्रुव सच में फिसड्डी था, क्योंकि वो सारी जिंदगी गरीबी में जो रहा था। निहाल कहता जा रहा था, ध्रुव, आपको अपनी आदत जितनी जल्दी हो सके बदलनी होगी। जो आप खर्च कर सकते हो उसे बचाने की कोशिश मत करो। याद रखो, पैसा वो ही कमा पाते हैं जिन्हें खर्च करने की आदत हो। ध्रुव को लगा जैसे वो निहाल की बात सोचकर पागल हो जाएगा। उसने आज तक केवल पैसे बचाने के बारे में ही सीखा था, पर आज कोई उसे बता रहा था कि पैसे वो ही कमा पाते हैं जिन्हें खर्च करने की आदत हो। ध्रुव अपने ख्यालों में खो गया था। निहाल ने ध्रुव को इस हाल में देखा तो पूछा, ध्रुव सर, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ध्रुव ने ना कहने के अंदाज में सिर हिला दिया। फिर कुछ सोचते हुए सामने रखी प्रोजेक्ट फाइल को हाथ में लिया और एक दो बार उलट पलट कर देखकर फिर जोर से हाथ मारते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो जो पैसे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसे डबल कर दो। ध्रुव के इस अंदाज को देखकर निहाल ने मुस्कुराकर कहा, यस यस, क्या हम अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दें? निहाल के सवाल पर ध्रुव का सीधा जवाब था, हाँ। ध्रुव की हाँ मिलते ही निहाल ने फोन हाथ में लेते हुए कहा, आप बहुत तेजी से सीख रहे हैं ध्रुव सर। फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ पूछा, पर ऐसा करने से हमारे प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट के बढ़ने पर प्रॉफिट कम हो जाएगा। निहाल के पूछने पर ध्रुव ने निहाल की आंखों में देखकर कहा, डू व्हाट आई सेड, हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। ध्रुव का ये एटीट्यूड देखकर निहाल को और भी ज्यादा खुशी मिली। ध्रुव बहुत तेजी से सीख रहा था, और जो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स और बॉस लेवल के लोग होते हैं वो हर बात को डिस्कस नहीं करते। निहाल ने ध्रुव से जानबूझकर स्टूपिड सा सवाल पूछा था,
पर ध्रुव ने उसे एक्सप्लेनेशन देने की जगह सीधे ऑर्डर दे दिया। निहाल खुश था। उसने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, दैट्स गुड। वेल, मैं चाहूंगा ध्रुव सर इस इन्वेस्टमेंट से काफी पैसे बनाएं। ध्रुव ने मन ही मन इन पैसों का हिसाब लगाया जो उसे आने वाले समय में मिलने वाली थी, और पलक झपकते ही कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। पर निहाल जानता था कि कुछ समय बाद ध्रुव इन पैसों से कई गुना प्रॉफिट बनाएगा। ध्रुव भी जानता था कि गिल फैमिली में पैसे खर्च करने वाले बहुत लोग होंगे, पर अपने खर्चों से ज्यादा कमाने वाले लोग कम होंगे। ध्रुव ने अपने आप से वादा किया था कि वो और भी ज्यादा पैसे कमाएगा। सूरज निकल आया था। आज ध्रुव को तृप्ति जिंदल की बर्थडे पार्टी में जाना था। उसे समय नहीं मिला था कि कोई गिफ्ट खरीद सके, इसलिए ध्रुव ने निहाल से कहा, निहाल, मुझे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। क्या तुम कोई अच्छा गिफ्ट खरीदने में मेरी मदद करोगे? ध्रुव की बात सुनकर निहाल मुस्कुराकर बोला, ऑफ कोर्स। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपके फ्रेंड की आइडेंटिटी, स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सोचने की बात यह थी कि निहाल को गिफ्ट सिलेक्ट करना नहीं आता। गिल फैमिली को हमेशा लोगों ने गिफ्ट दिए। गिल फैमिली को किसी को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव की समझ में नहीं आया कि तृप्ति और अपने रिलेशन को निहाल के सामने कैसे एक्सप्लेन करे, इसलिए उसने सीधे जवाब दिया, गर्लफ्रेंड को देना है। ध्रुव का एक लाइन का जवाब सुनकर निहाल ने मुस्कुराकर कहा, बस अब आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड निकाल कर जाता हूँ। निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, ठीक है, अगर तुम ट्रम्प कार्ड ला पाओ तो। पर क्या मैं जान सकता हूँ कि ये क्या चीज है? ध्रुव दुनिया की सबसे पावरफुल और पैसे वाली फैमिली की कैपेबिलिटी जानना चाहता था। निहाल ने जवाब दिया, बस थोड़ा वेट करिए, मैं अभी मंगा देता हूँ। आप रात भर सोई नहीं है, पहले आप आराम कर लीजिए। आपके उठने तक आपका गिफ्ट यहाँ होगा। इतना कहकर निहाल चला गया। दोपहर में जब ध्रुव की आंख खुली तो निहाल एक शानदार नक्काशी से बनी लकड़ी के बॉक्स में एक गिफ्ट लेकर आया और बोला, मुझे लगता है कि ये गिफ्ट आपकी गर्लफ्रेंड को ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए काफी है। ध्रुव ने बॉक्स खोलकर गिफ्ट को देखा। ये हीरा तो नहीं था, इसलिए ध्रुव ने हैरानी भरे चेहरे से निहाल की तरफ देखा और पूछा, Are you sure? निहाल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, 100% श्योर। ये इतना इम्प्रेसिव है कि पूरी दुनिया को हिला देगा। ध्रुव इस जरा से टुकड़े को देखकर जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं था। उसने गुस्से भरी हैरानी के साथ फिर पूछा, दुनिया हिला देगा? पर कैसे? निहाल ने आगे बढ़कर ध्रुव के कानों में कुछ कहा जो ध्रुव के होश उड़ाने के लिए काफी था। बर्थडे पार्टी में टाइम से थोड़ा पहले आ जाना। यूनिवर्सिटी में अपनी किताब खोलकर ध्रुव उस पेपर स्टार को देखकर परेशान था। तभी तृप्ति ने उसे समय से थोड़ा पहले आने का मैसेज भेजा था। ध्रुव ने किताब बंद की और निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है जो उसकी किताब में पेपर स्टार छोड़कर जा रहा था। ध्रुव ने सारे मैसेजेस पढ़े, उसे कोई परेशानी नहीं लगी। पर आज के स्टार में केवल एक ही इमोजी बनी थी, जिसका मतलब था कि इन पेपर स्टार्स को छोड़ने वाले को मदद की जरूरत थी। पर वो कौन हो सकती है? ध्रुव की कुछ खास समझ में नहीं आया। ये तृप्ति तो नहीं हो सकती थी। तृप्ति के पास काफी दोस्त थे और तृप्ति को देखकर नहीं लगता था कि वो इस तरह से पेपर स्टार छोड़ेगी। जैस्मिन का तो सवाल ही नहीं था, फिर कौन थी? ये सोचते सोचते ध्रुव तैयार होकर करेक्ट 5 बजे तृप्ति के घर पहुंचा। तृप्ति के घर में ज्यादा लोग नहीं थे और घर के बड़े तो दिख ही नहीं रहे थे। शायद वो तृप्ति और उसके दोस्तों को थोड़ा स्पेस देना चाहते थे। जब तृप्ति ने ध्रुव को देखा तो आगे बढ़कर ध्रुव को गले लगाते हुए कहा, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। ध्रुव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की से अपॉइंटमेंट हो उसका जल्दी आना तो बनता है। ध्रुव का जवाब सुनकर तृप्ति ने अपनी आंखें मचकाते हुए कहा, तुमने इतनी अच्छी बातें बनाना कहाँ से सीखा? ध्रुव ने उसी अंदाज में जवाब दिया, जब से तुमसे मिला हूँ। ध्रुव की बातें सुनकर तृप्ति जोर से हंस दी, फिर हाथ पकड़कर बोली, चलो पहले मेरे साथ ऊपर चलो। तृप्ति ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे घसीटती हुई ऊपर अपने कमरे में ले गई। तृप्ति का घर बहुत खूबसूरत और शानदार था। इसे घर नहीं, विला या रिजॉर्ट कहा जा सकता था। इसका डिजाइन भी किसी पुराने जमाने की कासल की तरह बनाया गया था। साथ में फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा एक पर्सनल गार्डन भी था, जहां बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। घर के सभी लोग शायद वहीं गए थे। ध्रुव पहली बार किसी लड़की के घर गया था और इसीलिए काफी नर्वस भी था। तृप्ति खुशी से अपना घर दिखा रही थी, साथ ही कुछ लोगों से मिलवा भी रही थी। ध्रुव हैरान था कि इस पूरे समय तृप्ति ने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था। उसके मुलायम हाथों का टच ध्रुव को बहुत पसंद आ रहा था। क्या आभा नहीं आई? ध्रुव ने बात शुरू करने की कोशिश करते हुए कहा तो तृप्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, वो बाद में आएगी, मैंने उसे देर से आने को कहा है। इसके अलावा वो मेरे लिए कुछ बनाने वाली है, तो शायद और भी लेट हो जाए। इतना कहकर तृप्ति ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे अपने बेडरूम में ले आई। अंदर आते ही ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो आज तक कभी किसी लड़की के बेडरूम में नहीं गया था,
उसका कमरा बहुत सुंदर था। पूरा कमरा पिंक और पेस्टल रंग के कई अलग अलग शेड से रंगा हुआ था और कमरे का सारा सामान कमरे के रंग से मैच कर रहा था। इसे किसी भी लड़की का ड्रीम बेडरूम कहा जा सकता था। ध्रुव अभी कमरे को ही देख रहा था कि तृप्ति ने उसे पास खींचते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मुझे हर परेशानी से बचाओगे। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ। तृप्ति बोली, तो ठीक है, तुम बैठो, मैं रेडी हो जाती हूँ, पर आज अपना वादा याद रखना। इसके बाद तृप्ति ने अपना मेकअप बॉक्स खोला और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया। ध्रुव बैठे बैठे चुपचाप उसे तैयार होते हुए देख रहा था। असल में तृप्ति इतनी सुंदर थी कि उसे तैयार होने की जरूरत ही नहीं थी। वो ऐसे ही बहुत सुंदर थी। तृप्ति ने आईने में ध्रुव को देखते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उधर देखो। ध्रुव उसे देखकर वैसे ही हैरान था। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, पर तृप्ति ने अपनी आंखें बनाते हुए कहा, तुरंत उधर घूमो, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। अब ध्रुव की समझ में आया कि तृप्ति क्या कह रही थी, पर ध्रुव हैरान था। अगर तृप्ति को अपने कपड़े ही बदलने थे तो उसे कमरे में अंदर ही क्यों लेकर आई? ध्रुव थोड़ा अनकंफर्टेबल था। उसने उठते हुए कहा, मैं बाहर हूँ। पर तृप्ति ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बस उधर मुंह कर लो, मैं बस 1 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। ध्रुव एक तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, पर तृप्ति के कमरे में रखा हुआ सामान इतना शाइनी था कि ना चाहते हुए भी कपड़े बदलती तृप्ति को वो देख पा रहा था। ध्रुव तृप्ति को देखता ही रह गया। उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। इधर ध्रुव अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो क्या देख रहा है। उधर नीचे कमरे में एक शोर सुनाई दे रहा था जो धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। तृप्ति जानती थी कि अंजुम लोहिया आ चुका था। उसे थोड़ी जल्दी करनी थी। उधर तृप्ति के परिवार के ज्यादातर लोग उसे देखकर उसका वेलकम करने के लिए आगे बढ़े। अंजुम कोई छोटा मोटा शख्स नहीं था। वो लोहिया फैमिली का दूसरा लड़का था जिसे तृप्ति की फैमिली हल्के में नहीं ले सकती थी। किसी की आवाज सुनाई दी, अंजुम बेटा, आप आ गए? तभी किसी की आवाज सुनाई दी, अंजुम भाई, व्हाट अ कार मैन, नहीं ली। इतना कहते ही सभी की नजर अंजुम पर पड़ी। सभी लोग अंजुम की नई कार देखकर उसे अप्रिशिएट करने लगे। अंजुम माजुराटी गिबली लेके आया था और उसे देखकर लग रहा था कि ये एकदम शोरूम से उठाकर सीधे तृप्ति के घर पर आया हो। ये समय की सबसे लेटेस्ट कार थी। इसके अलावा अंजुम की कार में ताजे गुलाब भरे हुए थे। लग रहा था कि अंजुम तृप्ति को प्रपोज करने ही जा रहा था। अंजुम अपनी कार से बाहर आकर हाउसकीपर से पूछता है, तृप्ति कहाँ है? हाउसकीपर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, वो ऊपर अपने कपड़े बदलने गई है। अंजुम तुरंत ऊपर चला गया। वो तृप्ति को वेलकम करना चाहता था और सीढ़ियों के किनारे लगे शीशे में खुद को देखकर अपने कपड़े ठीक करते हुए तृप्ति के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वो दरवाजा नॉक करने ही वाला था कि अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, ध्रुव, ध्रुव थोड़ा धीरे करो, मुझे दर्द हो रहा है। बाहर खड़े अंजुम ने जब ये आवाज सुनी तो उसका सिर चकरा गया। ये तो तृप्ति की आवाज लग रही है। कि ध्रुव कौन है? आखिर अंदर हो क्या रहा है? आज तक कभी अंजुम तृप्ति के बेडरूम तक नहीं पहुंचा था, तो ऐसा कौन है जो तृप्ति के बेडरूम में पहुंच गया? अभी अंजुम कुछ कह पाता कि तभी अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, सॉरी, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तृप्ति, तुम क्या कर रही हो? तुरंत दरवाजा खोलो। अंजुम पूरे गुस्से में दहाड़ रहा था। तृप्ति के कमरे से किसी लड़की की आवाज सुनकर अंजुम पागल हो गया था। किसी दूसरे के घर में किस तरह से पेश आते हैं वो ये भी भूल चुका था और जोर जोर से दरवाजे में लात मारकर फिर से चिल्लाया, तृप्ति, तुम अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो अभी। अंजुम को पूरी तरह से इग्नोर कर तृप्ति फिर से बोली, तुम थोड़ा जल्दी करो, कोई आ रहा है। तृप्ति के कहने पर ध्रुव ने तुरंत तृप्ति के इवनिंग गाउन की चेन खींचकर बंद कर दी। इसमें ध्रुव की कोई गलती नहीं थी। तृप्ति ने ही उससे अपनी इवनिंग गाउन की चेन बंद करने को कहा था, पर ध्रुव किसी अनाड़ी की तरह तृप्ति को देखकर चेन बंद नहीं कर पा रहा था। तृप्ति को गाउन पहनाकर ध्रुव ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर अंजुम हाउसकीपर के ऊपर बरस रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? इस घर में किसी और को आने कैसे दिया? वो भी तृप्ति मैडम के कमरे में? और वो कौन है? वो जो भी है वो तृप्ति के कमरे में क्या कर रहा है? अंजुम गुस्से में आसमान सिर पर उठा चुका था। बेचारा हाउसकीपर क्या करता, वो तो तृप्ति के ऑर्डर्स मान रहा था ना। और अंजुम ऐसे पेश आ रहा था जैसे वो इस घर का असली मालिक हो। अब तक तृप्ति ने दरवाजा खोल दिया था। सामने अंजुम को खड़ा देखकर तृप्ति ने उसे घूर कर देखा। तुम मेरे घर में आकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं तो बस अपने कपड़े बदल रही थी। तृप्ति की बात सुनकर अंजुम हैरान था। क्या? तृप्ति आगे कहती है, मैंने ध्रुव से कहा था कि वो मेरे गाउन की जिप बंद कर दे। पर एक बात बताओ, तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हारे दिमाग में क्या शैतानी भरी थी? अंजुम समझ गया था तृप्ति उसे जेलस फील करवाना चाह रही थी।
मगर अंजुम का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उसने खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की तरफ देखा। अंजुम जिसे चाहता है उसे छूने की हिम्मत कोई भी नहीं करता, चाहे उसकी चाहत की वो चीज कोई पालतू जानवर ही क्यों ना हो। और ये तो उसकी गर्लफ्रेंड तृप्ति की बात थी। ये ध्रुव कौन है और आज तक मैंने उसका नाम क्यों नहीं सुना? अंजुम का सवाल सुनकर तृप्ति ने ध्रुव का हाथ पकड़कर कहा, ध्रुव मेरा बॉयफ्रेंड है। हम पिछले 1 महीने से साथ में रह रहे हैं और अभी अभी सोकर उठे हैं। क्या? What the hell? तृप्ति का बॉयफ्रेंड 1 महीने से साथ में है और तृप्ति के साथ सोता है? इतना कहते ही अंजुम की नजर ध्रुव पर गई और उसका सारा का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसे समझ में आ गया कि तृप्ति जानबूझकर उसका मजाक बना रही है। हालांकि अब उसे कोई गुस्सा नहीं था, उल्टा वो ध्रुव को देखकर हंस रहा था। अंजुम ने हंसते हुए कहा, Really? बॉयफ्रेंड, वो भी तुम्हारा? तृप्ति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए गिफ्ट में क्या लाया है? मैं तुम्हारे लिए माज़ेराटी कार और ढेर सारे रोजेस लेकर आया हूँ। अगर तुम मेरी बनने का वादा करो तो ये कार और फूल तुम्हारे होंगे बेबी। जब तृप्ति ने ध्रुव को आते देखा तो वो और सारी बातों के बीच गिफ्ट के बारे में बात करना ही भूल गई थी। अचानक उसे याद आया कि ध्रुव तो उसके लिए कोई गिफ्ट लाया ही नहीं था। थोड़ा सोचकर तृप्ति ने कमरे में पड़े सेब उठाकर अंजुम को दिखाते हुए कहा, क्या ये गिफ्ट नहीं है? ध्रुव ने बहुत मेहनत से ये सेब छांटे हैं ताकि मैं हमेशा हेल्दी रहूं। अंजुम को तृप्ति की बचकानी बातों पर हंसी आ रही थी। सेब कौन लेकर आता है? तू बर्थडे पार्टी में आया है या तृप्ति से मिलने हॉस्पिटल में आया है? इसके बाद अंजुम अपने ही जोक पर खुद ही ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगी बेबी। मैं तुम्हारे लिए माज़ेराटी कार और ढेर सारे गुलाब लेकर आया हूँ और मेरा कंपेटिटर तुम्हारे लिए सेब लेकर आया है। फिर अंजुम ने हंसते हुए ध्रुव की पीठ पर थपकी देते हुए कहा, हेलो बेवकूफ ध्रुव, तेरे सेबों ने तो मेरी कार के टायर उड़ा दिए। देख कैसे तुझे डिफेंड कर रही है मेरी बेबी। अगर सच में ये तेरी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे में सेब कौन देता है? अंजुम हंसते हंसते पागल हो रहा था, पर ध्रुव बहुत ही शांति से खड़ा था। उसने अंजुम को हाथों से रोकने का इशारा करते हुए कहा, अबे पागल, रुक जा, थोड़ा सब्र कर ले, जरा मुझे अपना गिफ्ट तो निकालने दे। ध्रुव की बात अंजुम को बुरी लग गई। अंजुम की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करने के बाद अब ध्रुव ने अंजुम को पागल और बेवकूफ कह दिया था। अंजुम थोड़ा परेशान था। फिर ध्रुव ने अपनी जेब से एक छोटा सा वुडन बॉक्स निकालकर सामने रखा। बॉक्स छोटा सा था पर बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया था। घर में सभी लोग हैरान थे। सबको लगा ध्रुव तृप्ति को डायमंड रिंग देने वाला है, पर जब ध्रुव ने धीरे से उस लकड़ी के बॉक्स को खोला तो सामने खड़े लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। What the hell, man? तृप्ति, तुमने इसे क्या अपनी पार्टी में कोई स्टैंड अप शो करने के लिए बुलाया है? और इज योर बर्थडे अ जोक फॉर यू? बोलो तृप्ति, या तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक जोक है या ये सब। विश्वास नहीं होता, इतने खूबसूरत डिब्बे में केवल एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा होगा, वो भी इतना छोटा कि इसे देखने के लिए लेंस की जरूरत पड़े। तभी गेस्ट्स में से एक और आवाज आई, इससे अच्छे तो वो सेब थे। तृप्ति भी हैरान थी कि इस गधे को 10 लाख रुपए दिए थे और ये गधा एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लेकर आया था। आभा सही कह रही थी, ये एक नंबर का गधा रहेगा। और शैतान का नाम लेती ही शैतान भी आ गई। आते ही आभा ने तृप्ति को देखकर कहा, तुमसे पहले ही कहा था इस ध्रुव पर विश्वास मत करो। अंजुम आभा की बात सुनकर और भी ज्यादा मजे ले रहा था। अब तक अंजुम और आभा ध्रुव को घर से भगाना चाहते थे, पर अब तृप्ति भी नाराज थी। इन सबको सुनते हुए भी ध्रुव पहले की तरह ही शांत खड़ा था। तुम लोग जानते हो ये क्या है? ध्रुव इन एवरेज रिच लोगों को ब्लेम नहीं कर सकता था। वो लोग जानते ही नहीं थे ये क्या है, पर अंजुम अभी भी ध्रुव के मजे ले रहा था। क्या हो सकता है? सड़क से कांच का टुकड़ा लाने से अच्छा था सेब ही ले आते। फिर ध्रुव की तरफ देखकर थोड़ा डरने का नाटक करते हुए कहा, वो मेरी माज़ेराटी को टक्कर देने के लिए तुमने सड़क से कांच का टुकड़ा बटोर कर ले आए। तृप्ति के 1 महीने पुराने बॉयफ्रेंड तुम हो तो बड़े इंटरेस्टिंग। तुमसे मिलकर मजा आया यार। क्या पीस खड़ा किया है तृप्ति तुमने भी। अंजुम मजे तो ध्रुव के ले रहा था, पर उसके निशाने पर तृप्ति थी जो ये बात समझ रही थी। वो गुस्से से अंजुम को स्टेयर कर रही थी। अच्छा चलो, इससे पहले बेबी मुझे अपनी आंखों से खा जाए तुम ही बता दो। ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव ने अपनी जगह खड़े खड़े कहा, कैलिफोर्नियम फॉर योर गुड हेल्थ तृप्ति। ध्रुव के एक शब्द से सभी हैरानी से एक दूसरे को देखकर बोले, कैलिफोर्नियम? कैलिफोर्नियम क्या होता है? ध्रुव, तुमने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि तुम्हें अगर सोने का कटोरा भी दे दो ना तो भी तुम भीख ही मांगोगे। आभा तृप्ति की शक्ल देखकर गुस्से में थी, पर उससे भी ज्यादा वो ध्रुव को ह्यूमिलिएट करने का कोई मौका नहीं छोड़ सकती थी। आभा ने फिर कहा, ध्रुव, मैंने बहुत से लोगों को खुद को पैसे वाला दिखाने की कोशिश करते देखा है, पर मैंने कभी तुमसे ज्यादा वानाबी और स्टूपिड लड़का नहीं देखा। वहाँ खड़े लोगों में से किसी को पता ही नहीं था कि ये ग्रे लाइट वाले स्टोन को क्या कहते हैं।
और ये हीरे से कितना महंगा है। आभा की बात सुनकर ध्रुव बहुत निराश था कि वो किन बेवकूफों के बीच फंस गया है। लोगों के अनअवेयर रिएक्शन की उम्मीद ध्रुव और निहाल दोनों को ही थी, पर ये रिएक्शन इतना ज्यादा अलग होगा ये दोनों में से किसी ने गेस नहीं किया था। लोगों को लग रहा था कि ध्रुव शो ऑफ कर रहा है। इन बेवकूफों को पता ही नहीं कि इनके हाथ में क्या है। इनमें से किसी को नहीं पता कि कैलिफोर्नियम क्या होता है। अंजुम लोहिया ने ध्रुव का मजाक बनाते हुए कहा। तो ध्रुव अब तुमको जाना चाहिए। तृप्ति तुम भी तो ना, अगर तुम किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर मेरे सामने ला रही थी तो कम से कम जरा से समझदार को तो लाती। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। आभा मौका देखकर तृप्ति को एक तरफ ले जाकर बोली, अब तुमको समझ में आया कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी। ये ध्रुव मेरे सुपरमार्केट में आकर फ्री फूड सैंपल चुरा कर ले जाता था। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम अब जाओगे? तृप्ति ने तुम पर कितना विश्वास किया था, पर तुमने उसे गिफ्ट में क्या दिया? उधर ध्रुव मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अजीब लोग हैं, इनमें से किसी को पता ही नहीं है कि दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट क्या है। कोई कैलिफोर्नियम के बारे में नहीं जानता। सोचने की बात है, इन रईसों का लेवल अभी बहुत घटिया है। तभी अंजुम की आवाज आई। वो सही कह रही है ध्रुव, अब तुम जा सकते हो, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम बड़े मजेदार इंसान हो यार। बस तुम तृप्ति के लिए कुछ अच्छी चीज न ला पाए। लोगों को ध्रुव से इस तरह से बात करता देखकर तृप्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे भी ये तृप्ति का आइडिया था, वो ध्रुव को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लाई थी। साथ ही तृप्ति को थोड़ी सी समझ थी कि ध्रुव जैसे लड़कों पर क्या बीतती थी जब वो इन पैसे वाले लोगों की पार्टीज अटेंड करते थे। उसे अब समझ में आ रहा था कि अगर ध्रुव जैसों को अगर 10 लाख रुपए भी दे दें तब भी वो हैरान ही रहेंगे कि क्या गिफ्ट खरीदें। जब तृप्ति ने देखा ध्रुव जाने वाला है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे एक बार भी मौका नहीं मिला कि दौड़ कर जाकर ध्रुव से इन सब के लिए माफी मांग ले। तुम क्या कर रही हो? जब ध्रुव चला गया तो तृप्ति आभा से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी। आभा को लगता था कि तृप्ति के लिए यही अच्छा था कि वो ध्रुव से दूर रहे। अंजुम ये सब देखकर आभा से बोला, छोड़ो उसे, जाने दो। आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा कि मैं ही उसे खुश रख सकता हूँ। आभा ने अंजुम से कुछ नहीं कहा, बस एक बार घूर कर देखा और चली गई। तृप्ति ने अपना फोन निकाला और ध्रुव को जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने के लिए व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहा। वो ध्रुव को इस तरह बेइज्जत करने से नाराज थी और नहीं चाहती थी कि ध्रुव उसे गलत समझे। अभी तृप्ति ने मैसेज करने के लिए फोन उठाया ही था कि हाउसकीपर तृप्ति को एक लिफाफा देते हुए बोला, मैम ध्रुव साहब ने आपको ये देने को कहा था। तृप्ति ने देखा लिफाफे में ध्रुव ने तृप्ति का क्रेडिट कार्ड भिजवाया था। अंजुम खड़ा देख रहा था। लिफाफे में तृप्ति का क्रेडिट कार्ड देखकर अंजुम बोला, चलो अच्छा है कि उस गधे को इतनी अक्ल तो है कि तुम्हारे पैसे वापस कर दे। वहीं पर हाउसकीपर अभी भी खड़ा था। उसकी नजरें तृप्ति के हाथ में पड़े लकड़ी के खूबसूरत डिब्बे में थी। उसने तृप्ति से कहा, मैम अगर आपको इसकी कोई जरूरत ना हो तो ये आप मुझे दे देना। रामू काका तुम जानते हो ये क्या है? नहीं, मैं नहीं जानता कि ये क्या है, पर इसका डिब्बा देखकर लग रहा था कोई बहुत अच्छी चीज होगी। अगर आपको डिब्बे की जरूरत ना हो तो इसे मुझे दे देना। हाउसकीपर की बात में दम था। ये क्या था किसी को नहीं पता था, पर इसका डिब्बा बहुत ही खूबसूरत था। तृप्ति को लगा एक बार इस चीज के बारे में गूगल ही कर ले, पर अब उसे याद नहीं था कि ध्रुव ने इस छोटे से टुकड़े को क्या कहा था। तभी एक और लड़की कमरे में आई। क्या चल रहा है? तृप्ति क्या तुम रेडी हो? सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, चलो। वाओ, कैलिफोर्नियम। तृप्ति की बड़ी बहन निशा MIT से पढ़कर आई थी और वो अभी अपना बिजनेस संभाल रही थी। उसने जैसे ही तृप्ति के हाथ में इस एलिमेंट को देखा तो वो चौंक गई। तृप्ति क्या तुम्हारे हाथ में सच में कैलिफोर्नियम है? इतना सारा कैलिफोर्नियम तुम्हें कहां से मिला? निशा की आंखें ऐसी फैली हुई थी मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, और निशा के इतना कहते ही पूरे कमरे में फिर से जान आ गई। कम से कम जिंदल फैमिली में कोई तो ऐसा था जो ध्रुव के गिफ्ट को जानता था। दीदी क्या तुम जानती हो ये क्या है? तृप्ति ने हैरानी के साथ पूछा, पर निशा कैलिफोर्नियम को देखकर सब कुछ भूल गई थी। उसे इतनी भी खबर नहीं थी कि तृप्ति की बात का जवाब दे सके। ये तो प्योर नेचुरल कैलिफोर्नियम लग रहा है। इतना बड़ा टुकड़ा तुम्हें कहां से मिला? इतना बड़ा टुकड़ा कि निशा कैसी बात कर रही थी? ये मुश्किल से 3 ग्राम का भी नहीं होगा। ऐसा क्या है जो 3 ग्राम को देखकर निशा जैसी वेल्दी लड़की भी खड़ी की खड़ी रह जाए? सभी के मन में कई सवाल आ रहे थे, पर निशा से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। निशा क्या तुम प्लीज मुझे बताओगी ये क्या है? तृप्ति के चेहरे को देखकर निशा मुस्कुराकर बोली, ये तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा महंगा है। ये प्राइसलेस है। ये दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट है और इसे पास रखने से कोई बीमारी भी नहीं होती। खास तौर से कैंसर के लिए ये बहुत काम की चीज है। और इसका एनुअल प्रोडक्शन केवल 25 मिलीग्राम है और इसके 1 ग्राम की कीमत $27 मिलियन है।
रुपयों में इसका अंदाजा लगाओ। पहली बात तो ये कि ये आम लोगों को नसीब ही नहीं होता, तो तुम्हें ये कैसे मिल गया?